गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं हम। टुडे वी आर गोइंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। भारत में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये हमें सीखना है। तीन बड़े सेक्शन हमें स्टडी करने हैं, सेक्शन 58, सेक्शन 59 और साथ में हमें सेक्शन 69 को स्टडी करना है। अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया इसको आपको नोट डाउन करना है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। और सेक्शन 58 और सेक्शन 59 इस चार्ट में है और सेक्शन 69 हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी पार्टनरशिप फर्म का भारत में रजिस्ट्रेशन कराना है, पहली बात, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भारत में कंपलसरी नहीं है। भारत में ना तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ना ही रजिस्ट्रेशन ना कराने पर कोई पेनल्टी है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो सेक्शन 69 में कुछ डिसेबिलिटीज दी हुई है जो अनरजिस्टर्ड फर्म को झेलनी पड़ती है। एक हल्की सी झलक बता देता हूं मैं। कोई भी थर्ड पार्टी जिसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन हुई, आउटसाइडर जिसके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट, कोई ट्रांजैक्शन, कोई डील हुई, अगर वो डील टूट गई तो वो आपको शू कर सकता है, आप उसको शू नहीं कर पाओगे इफ यू आर अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो भी चलेगा, लेकिन कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो फिर अनरजिस्टर्ड फर्म केस फाइल नहीं कर सकती। तो अनरजिस्टर्ड फर्म क्योंकि केस फाइल नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के खिलाफ, तो आपको रजिस्ट्रेशन एक तरीके से इनडायरेक्टली करवाना तब जरूरी हो जाएगा जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, जब आपका किसी के साथ कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया। क्लियर? चलिए, सेक्शन 58 कहता है पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको तो पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जैसा नहीं है, आरओसी जैसा नहीं है। और आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉई होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉई है, याद रखना। इसलिए यहां पर कौन से फॉर्म में हम फाइल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। वैसे तो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिख दिया कि स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल करेंगे, कंटेंट भी बताऊंगा मैं आपको, बट हर राज्य सरकार को पावर है कि वो उन कंटेंट्स को बढ़ा सकती है। यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा वो मिनिमम कंटेंट है जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करने हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊं, क्यों, क्या बढ़िया होती है रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म जो होती है वो कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो तुरंत थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है। वैसे भी रजिस्ट्रेशन बढ़िया होता है, कल को कहीं पर भी कोई मामला कोर्ट में चला जाए, ठीक है, या फिर कहीं और भी किसी प्रकार की आपकी इनकम टैक्स में या कहीं और डील हो रही है तो रजिस्ट्रेशन इज बेटर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया जो है वो आपको फॉलो करनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। वो है आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और साथ में फीस भरनी है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। यहां पर फॉर्म नंबर नहीं है, क्या है, स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक। एलएलपी और कंपनी में तो उन्होंने फॉर्म किए थे, कंपनी लॉ में आईएनसी 32 किया था, स्पाइस, ठीक है। ऐसे ही एलएलपी में फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 किए थे हमने। यहां पर आपको क्या याद रखना है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको फाइल करनी है स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। साथ में जो फीस लगेगी वो हर राज्य में अलग अलग है, तो हम क्या लिख देंगे जी, प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में क्या क्या कंटेंट आएंगे, एग्जाम के सबसे रिपीटेड क्वेश्चन में से एक कि स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में क्या क्या कंटेंट डालने होंगे, ठीक है। वैसे भी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की प्रोसीजर आ गई, तो आपको स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के कंटेंट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। पहला, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर अगर आप एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस खोलने जा रहे हो तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा अदर प्लेस ऑफ बिजनेस आपके कहां कहां सिचुएटेड है, किस तारीख से आपके यहां पार्टनर्स की एंट्री हुई, सभी पार्टनर का पूरा नाम विद उनका परमानेंट एड्रेस आपको देना होगा, और ड्यूरेशन ऑफ फर्म। ये 6 कंटेंट जरूरी है। नेम ऑफ फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर अगर एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने स्थापित कर रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा किस तारीख से कौन सा पार्टनर फर्म में आया, पार्टनर का पूरा नाम और उनका परमानेंट एड्रेस,
और ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ये 6 कंटेंट आपको यहां डाल के आरओएफ के पास भेजने हैं। बाय पोस्ट भेजो, बाय हैंड डिलीवरी देके आओ, वो थारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट मस्ट बी ड्यूली साइंड। ड्यूली साइंड का मतलब अच्छे से साइंड होना चाहिए, एंड वेरीफाइड। वेरीफाई का मतलब होता है हम डिक्लेयर करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल हमने फाइल की है सब झूठी है या सच्ची है, ट्रू, करेक्ट, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड द बिलीफ। हमने कुछ भी गलत नहीं आपको दिया है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, हम जानते हैं आप एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और हम आपके सामने जो भी डाटा दे रहे हैं वो सब करेक्ट है, हमारी नॉलेज में कुछ भी झूठ हम नहीं डाल रहे आपको। तो आपको साइन करना है और वेरिफिकेशन करवानी है बाय ऑल पार्टनर। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ये सभी पार्टनर की सहमति से होगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंपेल नहीं कर सकता क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो जब तक सभी पार्टनर एग्री ना हो तब तक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग से ही फर्म को रजिस्टर करा लेते हो, और बहुत बार ऐसा भी होता है स्टार्टिंग में आपने एक बार काम धंधा शुरू करो, रजिस्ट्रेशन वगैरह खर्चा पानी बाद में देखेंगे, काम चलेगा तो देख लेंगे, नहीं चलेगा तो बस ठीक है, बात खत्म। तो आपने ना क्या किया, फॉर्मेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप क्या करवा रहे हो, बाद में फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। तो वहां पर सभी पार्टनर की सहमति होगी तो ही फर्म का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, याद रखना। इट मस्ट बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ऑल पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे साइन और कोई भी कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, उनका एजेंट जो स्पेशली ऑथराइज्ड होना चाहिए इस पर्पज के लिए। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए कि मैं अपने एजेंट को ऑथराइज करता हूं कि वो पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको मेरे बिहाफ पे साइन करे और मैं उसके लिए लायबल रहूंगा। ठीक है, स्पेशली ऑथराइज्ड, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर होगी तो एजेंट पार्टनर के बिहाफ पे साइन कर सकता है। चलिए, नेम ऑफ फर्म कैसा हो, सेक्शन 58 का सबसेक्शन 3 कहता है कि फर्म का नाम कैसा भी हो, ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मार दूंगा, काट दूंगा, ठीक है, जलील कर दूंगा, इस टाइप के नहीं होने चाहिए। किसी भी समुदाय विशेष या किसी भी, ठीक है, अन्य सेक्शन ऑफ पीपल को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। आपका नेम, ठीक है, दूसरी पार्टनरशिप फर्म के नाम जैसा हो या ना हो वो राज्य सरकार के रूल होंगे। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेंट्रल एक्ट है, उसमें कुछ नहीं बता रखा कि एक फर्म का नाम दूसरे फर्म के नाम के जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो स्टेट गवर्नमेंट जाने। बट कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं होने चाहिए, किंग, क्वीन, इंपीरियल, क्राउन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, ठीक है, इस टाइप के शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये राजा, रानी, महाराज, सम्राट, सम्राज्ञी, ठीक है, राजसी, ठीक है, ताज, सरताज, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, या फिर इंडिया, हरियाणा, जो भी केंद्र राज्य सरकार के साथ पार्टोनेज या उनकी सैंक्शन या अप्रूवल दिखाता है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप स्टेट गवर्नमेंट की एक्सप्रेस अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल फर्म के नाम में ना करें, बेटर होगा। करना है तो यू हैव टू गेट स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर यूजिंग सच नेम इन द पार्टनरशिप फर्म्स नेम। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट चले गए आपके, स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फीस, साइंड बाय ऑल पार्टनर, ठीक है, वेरीफाइड बाय ऑल पार्टनर। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म फिर चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अगर खुश हुआ तो वो आपकी स्टेटमेंट को अपनी फाइल बना के सेपरेटली डाल देगा और इस चीज की एंट्री करेगा कि मेरे रजिस्टर में एक नई फर्म रजिस्टर हुई, इस फर्म का नंबर है ये, ठीक है, और वो तारीख डाल देगा कि इस तारीख को ये फर्म रजिस्टर हुई, रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री डाल देगा। उसके बाद रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको ROF देगा। वो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा चुके, तो क्या सीखा हमने? पहली बात ऑप्शनल है, दूसरी बात नहीं कराओगे तो सेक्शन 69 लग जाएगा। 69 सेक्शन में क्या है अभी बताऊंगा इस चार्ट के बाद। ठीक है,
फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या बेटर है? बेटर है, बेनिफिशियल है। कौन करवाएगा? पार्टनर्स। कब करवा सकते हैं? एट एनी टाइम, आइदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म और एट एनी टाइम देयर आफ्टर। क्या फाइल करनी है? स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। कितने कंटेंट है? 6 कंपल्सरी कंटेंट है। फीस प्रिस्क्राइब्ड, साइंड एंड वेरीफाइड बाय ऑल पार्टनर। मेजोरिटी पार्टनर नहीं आएगा, कई बार यहां पे क्वेश्चन आता है मेजोरिटी पार्टनर से, तो आपको कहना नहीं जी ऑल पार्टनर होना चाहिए। फर्म के नाम में क्या शब्द नहीं आने चाहिए वो मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे और वो जो है अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो अपने रजिस्टर में, जिसको रजिस्टर ऑफ फर्म बोलेंगे, एंट्री रिकॉर्ड कर देगा कि यस फर्म इज रजिस्टर्ड, और जैसे ही वो एंट्री रिकॉर्ड कर देगा फर्म का रजिस्ट्रेशन ड्यूली हो गया। लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है कि राज्य सरकारों के पास ये जो पद होता है ना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का, ये खाली पड़ा रहता है। अब व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना है अपनी पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप फर्म ठीक है बहुत कॉमन है भारत में, तो वो फंस जाते हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करा के काम करना चाहते हैं, पक्का काम करना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का पद खाली पड़ा है राज्य सरकारों में। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक बहुत ही शानदार व्यवस्था दी है उसके लिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि वैसे तो फर्म का रजिस्ट्रेशन तब होता है नॉर्मली ड्यूली जब रजिस्ट्रार जो है वो एंट्री कर दे रजिस्टर ऑफ फर्म में और इशू कर दे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब हमें कहना चाहिए बधाई हो, काम पूरा हुआ। लेकिन क्योंकि राज्य सरकारों का कोई सिस्टम नहीं है, थोड़ी अनसिस्टमेटिक होती है, इसलिए सेंट्रल एक्ट जो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जिस तारीख को तुम्हारे डॉक्यूमेंट डिलीवर हुए, जिस तारीख को तुम्हारे डॉक्यूमेंट डिलीवर हुए आरओएफ के पास, उस दिन डिम्ड कर लिया जाएगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। और आप अब रजिस्टर्ड डिम्ड कर लिए जाओगे जिस तारीख को तुम्हारे डॉक्यूमेंट आरओएफ के पास पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद आरओएफ ने चाहे ये एंट्री करने में साल लगाया, चाहे 2 साल लगाए, चाहे 2 दिन लगाए, आपको कोई मतलब नहीं। आप कोर्ट में जाकर अब केस ठोक दो उस थर्ड पार्टी के खिलाफ जो कह रही थी ये देखो देखो अनरजिस्टर्ड फर्म है, क्या केस करेगा हमारे खिलाफ, कर दो अब, ठीक है। अब तुम रजिस्टर्ड हो, तुमने सरकार को दे दी रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, दे दी ना फीस, पहुंच गई फीस, अब लो केस हमारा, ठीक है। सरकार तुम्हें डिसेबल कर रही थी, कह रही थी तुमने हमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी, हम तुम्हें कोर्ट की सेवा क्यों दे। अब हमने क्या किया, सरकार को फीस पे कर दी, अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ने एंट्री नहीं की, वो कोई ठेका नहीं है हमारा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कब एंट्री करेगा हमें कोई मतलब नहीं, ये उसका काम है, हमारा काम है। हमारा काम संपन्न हुआ जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट की, और उस तारीख को डिम्ड कर लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन संपन्न हुआ, और उस तारीख के बाद आप कभी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस ठोक सकते हो जिसने आपके साथ डिफॉल्ट किया, जिसने आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमारा काम कब कंप्लीट होगा? जब हम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे या जब हम डॉक्यूमेंट्स और फीस डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे तुम आईसीआई के पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट और फीस दिए बैठे हो, आईसीआई ने तुम्हारी एंट्री कब की, ठीक है, ये तुम्हारी सिरदर्दी नहीं है। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही थे अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही थे तो फिर उस केस में आईसीआई ने कब तुम्हारी एंट्री की, उसे तुम्हें क्या मतलब है, वो उनका काम है। आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है तो अलग केस है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही फाइल किए हुए, फीस आपने प्रॉपर दे रखी है, ठीक है, उन्होंने आपको अभी तक भेजा नहीं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप कब इतना गौर करते हो? क्योंकि ये उसका काम है, करो। किसने रोका है आपको? पकड़ थोड़ी रखा है किसी ने आपको। ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो अपना काम करे, लेकिन जैसे ही व्यापारियों ने यहां पे अपना फाइल कर दिया डॉक्यूमेंट और फीस, उस तारीख से डिम्ड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और उस तारीख से आप कोर्ट में केस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो नए कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे उनके लिए भी, और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट टूटे पड़े हैं और आप शू नहीं कर पा रहे थे थर्ड पार्टी को, अब आप शू कर सकते हो, पुराने पाप भी धुल गए आपके। चलिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर आपको जिन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है जो मैंने इसमें लिखवाई है, उसके अलावा उनको देखिए जरा। अगर आपने एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, अगर आपने एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसके बाद कोई भी फर्म के अंदर फर्म का नेम,
फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स की डिटेल चेंज होती है तो आपको रजिस्ट्रार के पास दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इफ अ फर्म इज रजिस्टर्ड देन एनी सब्सीक्वेंट चेंज इन द नेम ऑफ द फर्म और इन द एड्रेस ऑफ द फर्म और इन द डिटेल ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, ये सब आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं बताओगे तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म हो जाएगी और फिर वो केस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपने एक बार फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद तुम्हारे पार्टनर्स बदल गए, तो क्या आपको रजिस्ट्रार फर्म को बताने की जरूरत है? जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल जरूरत है, नहीं बताओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट केस स्टडी करेंगे, लेकिन पहले सेक्शन 69 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो बनाने थे, ठीक है, वो बना रखे हैं, स्टाम्प पेपर भी खरीद रखा है, स्टाम्प पेपर खरीद के स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बना ली, ठीक है, साइन करवा के छोड़ ली, बट रजिस्टर ऑफ फर्म को भेजना भूल गए। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि दोबारा स्टाम्प ड्यूटी ना लगे, और जो स्टाम्प पेपर आपने खरीदा था जिसपे स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बनाई, सेम जो स्टाम्प पेपर है, ठीक है, उसके लेट होने के बावजूद भी आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को वो भेज दें, तो लिमिट्स हैं टाइम की कि इतने दिनों में आप भेज सकते हो। सेक्शन 58(1)A में वो लिमिट्स हैं कि आप कितने टाइम लिमिट में भेज सकते हो, हर राज्य में अलग अलग है वो लिमिट। ठीक है, इसलिए टाइम लिमिट को हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने वो स्टाम्प पेपर खरीद लिया, लेकिन आप लेट हो गए, तो आप अभी भी वो पुराना स्टाम्प पेपर जो आपने बना के रख लिया था, ROF को भेजा नहीं था, भेज सकते हो। उसमें आपके मैक्सिमम जो फाइन प्रिस्क्राइब्ड है वो 100 रुपए पर ईयर है। कितना मोटा फाइन है ना? तो नया स्टाम्प पेपर खरीदना बेटर है या फाइन भर दे? नया स्टाम्प पेपर 500 रुपए का हुआ तो जो सस्ता पड़ेगा वो कर लेंगे। चलो जी, आइए अब सेक्शन 69 को देखते हैं, जो एग्जाम के सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है सेक्शन 69 पर, और केस स्टडी भी। 50 और 59 पर केस स्टडी आने के चांस कम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म? सेक्शन 69 है डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर एक फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उसको किन डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ता है? देखिए जरा, अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ थर्ड पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue थर्ड पार्टी आउटसाइडर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही अनरजिस्टर्ड फर्म कोर्ट में केस लेके जाएगी कि देखो देखो माय लॉर्ड, आपके राज्य में क्या हो रहा है, अन्याय, बचाइए माय लॉर्ड, थर्ड पार्टी का वकील कहेगा देखो देखो जज साहब, ये वही है जो सरकार को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और ये अनरजिस्टर्ड लोग हैं, इनको केस लड़ने का हक नहीं है। अब थर्ड पार्टी का वकील सेक्शन 69 को लेके कोर्ट में चिल्लाएगा कि अनरजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, और बिल्कुल अनरजिस्टर्ड फर्म वहां पर केस हार जाएगी। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म की पहली डिसेबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी को sue नहीं कर सकती फॉर सिविल शूट। सिविल शूट का मतलब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल डील के नॉन कंप्लायंस के लिए वो आउटसाइडर को sue नहीं कर सकती। हालांकि क्रिमिनल केस में वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल पकड़ के sue कर सकती है, चाहे अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। अनरजिस्टर्ड फर्म की डिसेबिलिटी है, सिविल केस नहीं कर सकती, क्रिमिनल केस कर सकती है। मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के यहां डकैती की, केस कर सकती है। किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के यहां चोरी की, केस कर सकती है। किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किया और पार्टनरशिप फर्म मूवी बनाती है, उस मूवी को पायरेटेड करके बाजार में सिनेमा हॉल में आने से पहले उतार दिया, ठीक है,
बिल्कुल केस कर सकती है। किसी भी फेमस राइटर की मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, एक पब्लिशिंग हाउस है और उसकी बुक जो है उसको फोटोकॉपी किया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर केस किया जा सकता है थर्ड पार्टी के खिलाफ जिसने ये किया, जिसने फोटोकॉपी किया। चलिए, तो देखिए अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकती ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्रिमिनल केस बिल्कुल फाइल कर सकती है, कोई भी और सिविल रॉन्ग हो उसके लिए केस फाइल कर सकती है, बस आप कमर्शियल डील के लिए नहीं कर सकते। सरकार कह रही भी देखो पैसे दोगे तो आपको श्यू करने की पावर मिल जाएगी, पैसे नहीं दोगे तो श्यू करने की पावर नहीं मिलेगी। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी को श्यू नहीं कर सकती, इतनी बात है। अनरजिस्टर्ड फर्म क्या करे, ये जो केस थर्ड पार्टी के खिलाफ ले रखा है ये वापस ले ले, अब रजिस्ट्रेशन करवा ले, रजिस्टर्ड होते ही ठीक है, अब केस दोबारा डाल दे, ठीक है, फ्रेश शूट फाइल कर दे इस थर्ड पार्टी के खिलाफ, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकती, इसलिए अनरजिस्टर्ड फर्म केस वापस ले ले जो उसने कर दिया था थर्ड पार्टी के खिलाफ, क्योंकि हारेगी, फायदा क्या है उस केस को कंटिन्यू करने का, उस केस को वापस ले लो। फिर क्या करो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप क्या होगे, रजिस्टर्ड फर्म, अब आप केस कर सकते हो, ठीक है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नए जो आप साइन करोगे पुराने, दोनों के लिए, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि अब आप नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही इशू कर सकते हो, तो आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी इशू कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप नए पुराने दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज ध्यान रखना कि अनरजिस्टर्ड फर्म इशू नहीं कर सकती, रजिस्टर्ड होने के तुरंत बाद आप इशू कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारी जगह आपको लिखा मिलेगा कि एक फर्म अनरजिस्टर्ड है, थर्ड पार्टी के खिलाफ केस करना चाहती है, कैन इट डू सो, आपको लिखना है नो, फिर आपको लिखना है हाउएवर इफ द फर्म टेक बैक द केस एंड गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ फ्रेश केस देन इट विल सक्सीड, ठीक, पूरा आंसर दीजिए। अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ क्या थर्ड पार्टी केस कर सकती है? ठीक है, आप शू कर नहीं सकते और लोग आपको शू कर गए, इससे बड़ा दुख क्या होगा, बढ़िया क्या, रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। सरकार क्या कह रही है, कह रही है कि रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, कोई खास बात नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो थप्पड़ मारूंगी कान के नीचे, ठीक है, बात ये इनकी इतनी सी। अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ थर्ड पार्टी ने केस कर दिया, थर्ड पार्टी फाइल्ड शूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म, हाँ जी, विल इट सक्सीड, यस, थर्ड पार्टी फाइल्ड शूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म, यस, थर्ड पार्टी विल सक्सीड, ठीक है, no issue. Now unregistered firm is claiming set off. अनरजिस्टर्ड फर्म कह रही है जज साहब मानते हैं हम कि थर्ड पार्टी से हमने माल खरीदा था 10,000 रुपए का, लेकिन 1,000 रुपए का तो हमने भी बेचा था, इसलिए हम रुपए तो देंगे। 10,000 का हमने खरीदा था, 1,000 का हमने बेचा था, तो कितने रुपए देंगे हम जज साहब? जज मारेगा थप्पड़, कहेगा 10 के 10 दो। तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि तुम सरकार को फीस नहीं देते। सरकार पानी से चलती है या हवा से चलती है? पैसों से चलती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। सरकार पैसों से चलती है, तुम पैसे देते ही नहीं तो तुम्हारी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ और थर्ड पार्टी ने क्लेम डाला, अनरजिस्टर्ड फर्म ने काउंटर क्लेम डाला, वो रिजेक्ट हो जाएगा, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएगी, ठीक है। हालांकि अगर शूट 100 रुपए तक का है, यानी कि जो वो सेट ऑफ करना चाह रही है वो 100 रुपए तक का है, तो वो कर सकती है, ठीक है, इतनी राहत है।
तो 100 रुपए तक का सेट ऑफ तो आप क्लेम कर सकते हो, उससे फालतू सेट ऑफ क्लेम करने के लिए पहले क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ई डिसेबिलिटी नंबर 2 थी बिटवा, चलेंगे। चलो, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, पार्टनर 4, 4 पार्टनर है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बहुत अच्छा है, और ये सबसे अच्छा है, बहुत से भी बहुत अच्छा है। बताइए सब कब तक होता है, जब फर्म शुरू होती है तब तक, तब प्यार बरसता है पार्टनर में। ठीक है, फिर झगड़े शुरू होते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट शुरू होते हैं, फिर ये अच्छे वाला क्या बन जाता है, गंदा, छी, ये बहुत ही गंदा, ये तो बस शक्ल नहीं देखनी इसकी, और ये तो है ही शुद्धि छिपकली, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए। अब P1 जो है उसका शेयर मार लिया P4 ने, P2 ने अपना हिस्सा ले लिया, P3 ने ले लिया, P4 ने क्या किया, अपना हिस्सा भी अपने पास रख लिया और P1 के पैसे भी लेके खा गया। P1 कह रहे पैसे दे, P4 ने कहा नहीं है, क्या कर लेगा, जा जा कोर्ट में चला जा, जा जा। P1 कोर्ट में चला गया, P4 के खिलाफ, कह रहा है कि माय लॉर्ड अन्याय आपके राज्य में। माय लॉर्ड ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल होगा आपके साथ, अवश्य होगा, ठीक है, आप हो ही इस लायक, निकलो यहां से, कोर्ट सुनेगी नहीं तुम्हारी। अगर फर्म कंटिन्यू कर रही है और फर्म के पार्टनर्स में झगड़ा हो गया और फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो तुम तो कह रहे थे ना हमें सरकार की जरूरत ही नहीं, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो अयोध्या है, हम तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है। ठीक है, क्या बात, एक आधा रावण निकल आया बीच में, ठीक है, जरूरत पड़ गई सरकार की लॉ की, ठीक है, जरूरत पड़ गई तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चारों एग्री हो तो होगा, या मेजोरिटी एग्री हो तो हो जाएगा। P4 मरे एग्री नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बताओ बेचारा P1 क्या करे, P1 के 4 करोड़ रुपए लेके बैठा है ये। ठीक है, तो यहां पर एक आपको राहत मिलेगी, आप पार्टनर्स को कंटिन्यू तो नहीं कर पार्टनर्स को शू तो नहीं कर सकते अदर पार्टनर्स को फॉर योर शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर द बुक्स ऑफ द फर्म, फॉर अदर मैटर्स, जब तक फर्म कंटिन्यू कर रही है। बट आप ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म के डिजोल्यूशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते। बोले कि जज साहब आप सही कह रहे थे, ये अयोध्या नहीं लंका है, आग लगा दो इसकी, ठीक है, लंका लगा दो यहां पे, तो वहां पे आप फर्म के डिजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब तक फर्म कंटिन्यू कर रही है, आप ये नहीं कह सकते हमारा झगड़ा निपटाना, हम वैसे एक है लेकिन झगड़ा निपटाने के लिए आपके पास आए हैं, कोर्ट कहेगी निकलो यहां से। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्म के डिजोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे तो कोर्ट सुनवाई करेगी, और अगर फर्म को डिजोल्व कर दिया कोर्ट ने तो फिर आप अपना हिस्सा ले सकते हो शू करके। ठीक है, उस केस में तो इवन जो थर्ड पार्टी आपके साथ चौधरी बन रही थी ना अनरजिस्टर्ड फर्म, उसको भी आप शू कर सकते हो। डिजोल्ड फर्म की एसेट को रियलाइज करने के लिए आपको जो करना है सब अलाउड हो जाएगा आपको, लेकिन पहले फर्म को क्या करना होगा, डिजोल्व। ठीक है, फर्म को डिजोल्व कर लो, डिजोल्व होने के बाद आप अदर पार्टनर्स को भी शू कर सकते हो, थर्ड पार्टी को भी शू कर सकते हो जिसको पहले शू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब क्या होगी, फर्म डिजोल्व। ठीक है, तो अब कोर्ट खुश होगी, बोले ठीक है, तो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए अप्लाई कर सकता है पार्टनर, प्लस डिजोल्ड फर्म की एसेट को रियलाइज करने के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर? तो ये सेक्शन 69 जिसमें आपकी 3 बड़ी डिसेबिलिटी है, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट शू थर्ड पार्टी फॉर सिविल शूट, पार्टनर्स कैन नॉट शू ईच अदर फॉर सिविल शूट, ठीक है, फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ एक्सीडिंग ₹100 इन वैल्यू। ठीक, चलो, अच्छा डिसेबिलिटीज क्या नहीं है, डिसेबिलिटीज क्या नहीं है, पहली थर्ड पार्टी शू कर सकती है अनरजिस्टर्ड फर्म को, कर सकती है, कर सकती है थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म को शू, श्योर, लॉक कर दें, ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए शू कर सकते हैं या डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर का सिर फोड़ दिया,
उसके लिए इश्यू कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ने आके पार्टनर्स का सिर फोड़ दिया, गल्ला चुरा के ले गया, गल्ला समझते हो ना, तिजोरी, तिजोरी समझते हो ना, लॉकर, ठीक है। चलो अच्छा, क्रिमिनल केस के लिए आप इश्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक होता है ऑफिशियल रिसीवर, वो कब अपॉइंट होता है? जब कोई पर्सन क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे ऑफिशियल रिसीवर कब्जा ले सकता है, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भी अनरजिस्टर्ड फर्म है तो थर्ड पार्टी तो शू कर ही सकती है। ऑफिशियल रिसीवर पार्टनर की प्रॉपर्टी जो है उसकी पर्सनल और जो फर्म में उसका हिस्सा है उस पर कब्जा ले सकता है, ठीक है। क्रिमिनल केस आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल रॉन्ग हो गया, टॉर्ट हो गया, उसके लिए आपको केस फाइल करना है, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर केस फाइल कर सकता है। फर्म के डिजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है और डिजोल्ड फर्म की एसेट के रियलाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये अलाउड है, क्लियर। तो ये आपके अनरजिस्टर्ड फर्म की डिसेबिलिटीज और उनमें से कुछ माइनर राहत। चलिए अब लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। नॉर्मली चेंज मस्ट बी रजिस्टर्ड और नॉट, बोलो, चेंज मस्ट बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज फिर डिसेबिलिटीज आ जाएगी। आपने फर्म को ओरिजिनली रजिस्टर कराया था बट रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आपने रजिस्टर नहीं कराया, तो अब डिसेबिलिटीज दोबारा आ जाएगी। नॉर्मली चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट जो भी हुआ है उसको क्या कराना चाहिए, रजिस्टर कराना चाहिए, अदरवाइज डिसेबिलिटीज अंडर सेक्शन 69 will apply as if firm was not registered। चलिए लेकिन एक एक्सेप्शनल केस दिखाता हूं मैं आपको। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस में इवन रिकॉन्स्टिट्यूशन was unregistered, still firm was held to be eligible to file case against outsiders। एक्सेप्शनल केस जो है वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन को रजिस्टर नहीं कराया तो भी फर्म अभी भी एलिजिबल है, ठीक है। उसमें दो शर्तों का पालन करना होगा। इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई हो जाए तो। अब वो दो शर्तें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों शर्तें। केस इज फाइल्ड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन द नेम ऑफ फर्म विच वाज रजिस्टर्ड। केस जो फाइल किया गया है वो उसी फर्म नेम से किया गया है जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड नेम है, ठीक है। यानी आपके पार्टनर्स बदल गए बट आपने अभी भी केस पुराने नाम से ही किया है और फर्म का बिजनेस भी पुराने नाम से ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। और दूसरी शर्त, दोनों शर्त इकट्ठी पूरी होनी चाहिए, तभी अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी
रिकॉन्स्टिट्यूशन केस हो जाएगा। पार्टनर्स शूइंग आर रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ फर्म। पार्टनर जो केस कर रहे हैं फर्म के बिहाफ पे, फर्म खुद तो केस कर नहीं सकती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, शूइंग कैपेसिटी नहीं होती, तो फर्म के बिहाफ पे पार्टनर केस करेंगे। तो जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर है उन सब का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास है पड़ा, उन सब का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जो रजिस्टर होता है रजिस्टर ऑफ फर्म उसमें लिखा पड़ा है। दोनों शर्तें पूरी हो तो चाहे आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी फर्म केस करने में कामयाब हो जाएगी। अब देखिए जरा, तो नॉर्मली चेंज रजिस्टर होना चाहिए, अदरवाइज डिसेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन एक्सेप्शनल केस में ऐसा नहीं होता। देखिए जरा, एक फर्म है ABC जिसका फर्म नेम है राम एंड श्याम ब्रदर्स, फर्म नेम है इनका राम एंड श्याम ब्रदर्स। इसमें पार्टनर कौन है? ABC, ठीक है। C की डेथ हो जाती है, क्या डेथ ऑफ पार्टनर से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है? बिल्कुल। इससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, इसमें आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। C की डेथ हो गई, इन्होंने क्या किया, फर्म को सेम नाम से चलाए रखा, राम एंड श्याम ब्रदर्स, ठीक है। और अब इनका झगड़ा हो गया एक थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी इनके पैसे खा के बैठ गई, थर्ड पार्टी ने चेक दिया, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब आप थर्ड पार्टी पे केस ठोक देते हो। ये जो फर्म थी ना ABC, जो पार्टनर्स की थी राम एंड श्याम ब्रदर, ये रजिस्टर्ड थी, लेकिन C की डेथ के बाद इन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया, C की डेथ के बाद केस डाल दिया, केस फाइल्ड अगेंस्ट आउटसाइडर, इन्होंने केस डाला है इसी नाम से, ठीक है। और केस किसने डाला होगा? फर्म ने जो केस डाला इस नाम से डाला, केस डाला किसने? A एंड B। C की तो डेथ हो चुकी। अब देखो, क्या केस उसी नाम से डला है जिस नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ था? ठीक है। और जिन पार्टनर ने केस किया है क्या वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड है? तो दोनों शर्तें पूरी हुई, तो इसलिए केस कर सकती है। C की अगर डेथ की बजाय C का रिटायरमेंट होता तो भी केस हो जाता, ठीक है, और केस वैलिड होता। मान लीजिए C की डेथ हो गई और D का एडमिशन हो गया, फर्म का नाम इन्होंने अभी भी वही रखा, राम एंड श्याम ब्रदर्स, और थर्ड पार्टी के साथ डील हुई, टूट गई, थर्ड पार्टी ने धोखा किया, केस कर दिया। अब बताइए कि D का एडमिशन हुआ, C की रिटायरमेंट हुई और इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन को रजिस्टर कराए बिना थर्ड पार्टी के खिलाफ केस ठोक दिया, कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? पहली शर्त पूरी हो रही है, नेम सेम है, हाँ जी, लेकिन क्या जो पार्टनर शो कर रहे हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं? ऑल पार्टनर रजिस्टर्ड है? A का नाम है ROF के पास, B का है, D का तो नहीं है। तो इसलिए पार्टनर शोइंग आर रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? एनी ऑफ द पार्टनर या ऑल पार्टनर? जितने भी पार्टनर शो कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर उस टाइम है फर्म में, उनका नाम ROF के पास होना चाहिए। तो एडमिशन के केस में ये एग्जम्पशन कि कॉन्स्टिट्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन आपने जो फर्म का कराया उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी एडमिशन के टाइम। सिर्फ रिटायरमेंट हुई है, सिर्फ डेथ हुई है और कोई नया पार्टनर एडमिशन नहीं लिया गया और फर्म पुराने नाम से कंटिन्यू कर रही है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। फर्म नेम है इनका A एंड कंपनी, ABC 3 पार्टनर है, A की डेथ हो गई, A की डेथ के बाद भी इन्होंने इसी नाम से फर्म चलाए रखी, फिर इनका झगड़ा हो गया थर्ड पार्टी के साथ, इन्होंने केस डाल दिया और इन्होंने A की डेथ के बाद फर्म का नाम भी नहीं बदला और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था बट करवाया नहीं और इन्होंने केस डाल दिया इसी नाम से।
बताइए, एक्सेप्टेबल या नहीं? एक्सेप्टेबल, क्योंकि जिस नाम से इन्होंने केस किया वो सेम फर्म नेम है जो रजिस्टर्ड है, और जिन्होंने केस किया बी और सी वो भी आरओएफ के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। ठीक है, अगर ए की डेथ के बाद फर्म का नाम बदलता, अगर ए की डेथ के बाद फर्म का नाम बदलना जरूरी हो जाता इनके लिए, ठीक है, और उन्होंने ए की डेथ के बाद फर्म का नाम जो है वो बालाजी एंड कंपनी कर लिया। ए की वाइफ बोली मेरे पति का नाम यूज मत कर लेना, काट दूंगी पकड़ के। ठीक है, लड़ाई होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बताओ, बालाजी एंड कंपनी नाम रख लिया बी और सी ने, और रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, और फिर झगड़ा हो गया थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी को केस कर दिया उन्होंने। अब थर्ड पार्टी कह रही देखो देखो इन्होंने रिकंस्टिट्यूशन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जज साहब ये तो केस ही करने लायक नहीं है। नहीं है केस करने लायक, नहीं है, क्योंकि फर्म का नाम बदल गया। ठीक है, तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि फर्म का नाम वही रहे डेथ या रिटायरमेंट के बाद, और नए पार्टनर का एडमिशन होना जिससे कि जो बच्चे हुए हैं उनका नाम आरओएफ के पास हो। ठीक है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, अदरवाइज तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आपका रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन है। यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के जो टॉपिक है उनको अच्छे से आपको करना है। एक टॉपिक और करवा रहा हूं छोटा सा, राइट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं? पार्टनर को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं फर्म में। वैसे तो देखो आपके बीच में जो पार्टनरशिप डीड है, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है, उसमें लिख लो आप, जो आपने लिख दिया वही होगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की खास बात होती है फ्लैक्सिबिलिटी। आप पार्टनर्स ने जो लिख दिया कि जी हम तो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 करेंगे, तो 2:1 कर लो, 3:1 करना है 3:1 कर लो, जो तुम्हारा मन करे। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या डीड में कुछ पॉइंट लिखे और कुछ खाली छोड़ दिए, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएगा, जो कहता है कुछ नहीं कहा तो प्रॉफिट मिलेगा कुछ पार्टनर को या सबको, इक्वली सभी को। प्रॉफिट विल बी अवेलेबल टू ऑल, और कुछ नहीं बता रखा किस रेशियो में मिलेगा, तो इक्वली मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं कहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो तभी मिलेगा इफ फर्म इज हैविंग प्रॉफिट्स। अगर ये लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, द फर्म विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट दिस रेट, तो उस रेट से देंगे, लेकिन तभी जब फर्म में प्रॉफिट हो। ये लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और इट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस केस में ना केवल प्रॉफिट के केस में बल्कि लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन वो अब डिपेंड कर रहा है ना कि पार्टनर्स ने डीड में क्या लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब फर्म के पास प्रॉफिट्स हो। ठीक है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में पूरा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रोपोर्शनेट मिलेगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं कहा तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 6% पर है। ठीक है, कुछ नहीं कहा तो ड्राइंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। बाकी बढ़िया है कि पार्टनर्स डीडे में लिख लो कि हर पार्टनर इतनी इतनी ड्राइंग ही कर सकता है, कल को फिर लड़ाई झगड़े होंगे आपके बीच में, तलवारें खींचेगी। ठीक है, क्या फायदा? कुछ नहीं कहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले सकते आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप तभी ले सकते हो पार्टनर से इफ इट इज क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। कुछ नहीं कहा तो सैलरी नहीं मिलेगी, अपने एक फर्म में काम करने की सैलरी नहीं मांगा करते, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको ये राइट्स मिल गए। और राइट्स क्या मिलते हैं? हर पार्टनर को राइट है, कुछ नहीं कहा तो वो बिजनेस में आ सकता है, बिल्कुल। कुछ नहीं कहा तो कौन एक्टिव? कोई डीड में एग्रीमेंट नहीं है, कौन एक्टिव? तो कौन एक्टिव? सारे एक्टिव। ठीक है, मान लो 4 पार्टनर है, कुछ नहीं डिसाइड हुआ था कि कौन एक्टिव कौन स्लीपिंग। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, आ गए,
कोई कुछ नहीं बोला, चौथे के आते नाचने लग गए। ठीक है, बोले तू क्यों आ गया, तू आने लायक है, पार्टनर क्यों बनाया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वहां पर अगर फोर्थ पार्टनर को आने से रोका जा रहा है फर्म में, वो कोर्ट में जाके ठीक है क्लेम कर सकता है फर्म में आने का अधिकार, फर्म के अंदर आ सकता है, अपनी राय दे सकता है। उसको बाकी कहते हैं तू राय मत दे, ठीक है, तेरी राय देने के लायक नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, उसको पूरा हक है कि वो राय देगा। जो रूटीन डिसीजन है वो मेजोरिटी की पावर से होंगे। जो रूटीन डिसीजन है, डे टू डे डिसीजन, ठीक है, वो किसकी पावर से होंगे, मेजोरिटी ने जो कह दिया। मेजोरिटी का मतलब 4 में से 4 या 4 में से 3। ठीक है, कुछ नहीं कहा तो रूटीन डिसीजन मेजोरिटी की कंसेंट से होंगे। और जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है या और कोई भी कैपिटल डिसीजन है, ठीक है, फर्म का नाम बदलना है, फर्म का बिजनेस बदलना है, जो महा डिसीजन है, वो होंगे यूनानिमस कंसेंट से। यूनानिमस का मतलब ऑल की कंसेंट से। ठीक है, तो राइट ऑफ ओपिनियन किसको है, कुछ नहीं कहा तो सबको है। डिसीजन लेने का अधिकार किसको है, डिसीजन की पावर किसके पास है, रूटीन डिसीजन की एक के पास है या मेजोरिटी के पास है, मेजोरिटी के पास है। और कैपिटल डिसीजन की ऑल पार्टनर्स के पास है, अगर कुछ नहीं कहा तो। बाकी पार्टनर्स आपस में एक्सप्रेस एग्रीमेंट साइन करके इन सभी नियमों को बदल सकते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर को रोकने का अधिकार है। अगर फर्म पार्टिकुलर पार्टनरशिप है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर यू कैन नॉट रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, बट अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आपको अधिकार है कि 2 रिटर्न नोटिस अदर पार्टनर को डिजोल्व मारो पूरी फर्म को। और अगर आपको बिना डिजोल्यूशन के फर्म से निकलना है तो वो भी कर सकते हो। पार्टनरशिप एट विल में आपको महाअधिकार है कि आप कभी भी फर्म को छोड़ सकते हो, कभी भी फर्म को डिजोल्व मार सकते हो, बस आपको रिटर्न नोटिस देना है टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ योर इंटेंशन टू डू सो। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर पर्पज या पर्टिकुलर पीरियड पार्टनरशिप में आपको अदर पार्टनर की सहमति लेनी होगी फर्म छोड़ने के लिए या फर्म के डिसोल्यूशन को क्लेम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं कहा तो क्या आप कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकते हो, कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या पार्टनर कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकता है, कुछ नहीं कहा तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो फर्म का नाम यूज करे, फर्म के ग्राहक तोड़े या अपना नाम और अपने ग्राहक बनाए। ठीक है, अगर फर्म के साथ उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि वो कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेगा तो फिर कॉम्पीटिंग बिजनेस ना करे, और फिर जो उसने कॉम्पीटिंग बिजनेस से जो भी कमाया वो फर्म को अकाउंट करे। तो नॉर्मली वो कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकता है जब तक पार्टनर्स ने उसको रोका ना हो एक्सप्रेस एग्रीमेंट से। ठीक है, शर्त यह है कि वो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, खुद का नाम यूज करेगा, खुद की ब्रांड, खुद की गुडविल, खुद की एसेट, और वो जो फर्म के कस्टमर है उनको ये नहीं कहेगा कि उधर घर आ जाना। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अच्छा, जो पार्टनर है वो इंडेमनिफिकेशन क्लेम कर सकता है। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, किससे, अदर पार्टनर से। मान लीजिए आउटसाइडर ने एक पार्टनर को शू करके सारा पैसा ले लिया, तो ले सकता आउटसाइडर कैन शू एनी पार्टनर इंस्टेड ऑफ शूइंग ऑल पार्टनर। लेकिन जिस पार्टनर से सब कुछ ले लिया वो अदर पार्टनर को शू करके उनसे क्लेम मांग सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकता है। मान लीजिए 3 लाख की लायबिलिटी थी और आउटसाइडर ने क्या किया, 3 में से एक पार्टनर ए को शू करके 3 के 3 लाख ले लिए, तीनों में इक्वल रेशियो था। तो क्या अब ए जो है जिसके 3 के 3 लाख लग गए वो बी और सी से 1-1 लाख रुपए की इंडेमनिफिकेशन क्लेम कर सकता है? बड़े आराम से। ऐसे अगर किसी पार्टनर ने रॉन्ग डूइंग की और उसकी वजह से पूरी फर्म लायबल हो गई, तो उसमें जो रॉन्ग डूअर पार्टनर है उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो बाकी फर्म को और पार्टनर को इंडेमनीफाई करे, और बाकी पार्टनर का हक बनता है इंडेमनिफिकेशन क्लेम करने का। ठीक है, इसके अलावा आपके पास राइट है कि फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, फर्म के अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, फर्म के अंदर जो भी बेटर है वो आप कर सकते हो। और जो राइट है मैं पढ़ देता हूं अभी फटाफट। आपके पास राइट है कि आपको फर्म से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, आपको फर्म से तभी निकाला जा सकता है जब एक्सप्रेसली पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो कि आपको निकाला जा सकता है। उस केस में भी गुड फेथ में निकाला जाएगा आपको, और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ही निकाल सकते हैं आपको, एक अकेला पार्टनर नहीं निकाल सकता आपको। ठीक है, और आपको हटाने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी होगी। तो आपके पास राइट है, मान लो आप 5 हो,
आप पांचों की फर्म है, तो आप में से हर एक के पास राइट है कि आपको जबरदस्ती फर्म से बाहर किया नहीं जा सकता। कब किया जा सकता है? जब आपकी डीड में लिखा हुआ हो कि हमारे यहां एक्सपल्शन अलाउड है, और फिर आपको एक्सपल एक पार्टनर कर दे कोई भी, या मेजोरिटी करे, ठीक है, मेजोरिटी करे, और बिना बात के करे, या कोई बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, फर्म का नुकसान हुआ हो, ठीक है, फर्म का नुकसान हुआ हो, ना कि आपकी पर्सनल रंजिशें हो, ठीक है, और आपको निकालने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देनी जरूरी है, आपको नोटिस देना जरूरी है, आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका देना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो पांचों पार्टनर की बड़ी अच्छी दोस्ती है, ए बी सी डी ई की खूब बनती है इनकी। एक दिन एक पार्टी हो रही थी, और पार्टी में पांचों की वाइफ आई हुई है, ठीक है, सी की वाइफ ने डी की वाइफ के थप्पड़ मारा, डी की वाइफ ने ई के मारा, और ई ने सी के मारा, और तीनों ने एक दूसरे को पकड़ के अच्छे से छेता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो वाइफ है वो अपने घर पहुंची, उसके बाद उन्होंने अपने अपने हस्बैंड को छेता कि ये दिख नहीं जाना चाहिए फर्म में, ये फर्म में से निकाल दो इसको। और लास्ट में क्या हुआ कि सब लड़ झगड़ के सी और डी की वाइफ एक साइड हो गई, और सी और डी को टेली कॉन्फ्रेंस पे लेके कहा, ठीक है, ये ई है ना, ये फर्म में दिख नहीं जाना चाहिए, ये दिख गया तो देख लेना, तुम सुबह का सूरज नहीं देखोगे कल का, ठीक है। अब सी और डी ने क्या किया, ए और बी को कन्विंस कर लिया, और उन्होंने ई को एक्सपल कर दिया। सी और डी ने ए और बी को कन्विंस कर लिया भाई भाई बोल के, ठीक है, पुराने, ठीक है, राज तुम्हारे बता देंगे ऐसा धमका के, ठीक है, और ए और बी भी राजी हो गए, ए बी सी डी ने मिलकर ई को निकाल दिया। रीजन क्या था कि ई फर्म के अंदर चोरी करता पकड़ा गया, ई जो है फर्म के अंदर गड़बड़ कर रहा था, अकाउंट्स में हेराफेरी कर रहा था, या इनकी वाइफ आपस में लड़ ली, पर्सनल वजह से आपने प्रोफेशनल डिसीजन लिया, ई कोर्ट में चला गया, कहता है मेरा एक्सपल्शन नल और वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए माय लॉर्ड। बताइए, ई का साथ देगी कोर्ट? ऐसे बिना बात के आपको हटाया नहीं जा सकता, गुड फेथ में हटा सकते हैं, बैड फेथ में नहीं, ठीक है। चलो जी, अपने घर के मामले घर में रखो। और ए और बी अगर जो है वो पहले डिसॉल्व कर दे फर्म, फिर एबीसीडी बना ले और एक और लेना, ई को लेना, हाँ, और ए और बी ने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, मतलब किस वजह से? ड्यूटी वो जाना चाहते हैं क्योंकि राइट है जाने का, हमारा पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है, बस फिर तो कुछ ही कर लो। पार्टनरशिप एट विल में तो तुम कुछ भी करो, सरकार करे कुएं में पड़ो जाके, हमें कोई मतलब नहीं। पार्टनरशिप एट विल को जब मैंने लेक्चर कराया था टाइप ऑफ पार्टनरशिप, मैंने सबसे घटिया पार्टनरशिप कहा था, ठीक है। आप कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका फर्म से रिटायरमेंट हो गया, तो उस केस में आपका रिटायरमेंट हो गया या आपकी डेथ हो गई, तो आपके लीगल हायर, आपके रिटायरमेंट हो गया, तो आप जब तक अकाउंट सेटल ना हो जाए तब तक क्या ले सकते हो? शेयर ऑफ प्रॉफिट या 6% पर एनम इंटरेस्ट, विच एवर इज हायर, ठीक है। लेकिन एक बार जो ऑप्शन चूज कर लिया उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये सेक्शन 37 कहता है, ठीक है, कि आपको आपके फर्म से रिटायर होने के बाद या आपकी डेथ होगी तो आपके लीगल हायर को, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के रेट से, या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब आपके बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मान लीजिए आपके बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया कि जब तक अकाउंट सेटल नहीं होते तब तक आपको, ठीक है, वैसे आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10% था, लेकिन जब तक अकाउंट सेटल नहीं होते तब तक आपको 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो एप्लीकेबल होगा, या जो यहां लिखा हुआ है एक्सप्रेस। ये सारे के सारे नियम तभी लागू होंगे व्हेन नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट इज साइंड, व्हेन नथिंग इज देयर टू एक्सप्रेस एनी कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है कुछ विपरीत दिखाता हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं, तभी ये सब लागू होंगे। अगर आपके बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो वही लागू होगा जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, अगर फर्म कैसी हो, कैसी हो, पार्टनरशिप एट विल, घटिया फर्म हो, ठीक है। चलो, इतना काम आपको करना है और खूब मन लगा के काम करना है, काम चोरी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।